Students, welcome to CR International School online study classes. We are doing economics चैप्टर नंबर 7 AD, AS एंड रिलेटेड कंसेप्ट। बेटे लास्ट वीडियो में हमने आपको AD का कंसेप्ट समझाया था। AD क्या होता था, ठीक है, इट रेफर्स टू व्हाट पीपल विश टू स्पेंड और व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड, ठीक है, व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर या व्हाट पीपल विश टू स्पेंड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, वो आपकी होती थी क्या, AD, ठीक है। तो AD में हम देखते थे प्लांट एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है कंज्यूमर, ठीक है, उसे हम क्या कहते थे, AD। अब देखिए यहाँ पर AS, कंसेप्ट ऑफ AS, एग्रीगेटिव सप्लाई क्या होती है। तो AS रेफर्स टू प्लांट प्रोडक्शन डिजायर बाय प्रोड्यूसर। तो बेटे AD में हम कंज्यूमर्स का प्लांट एक्सपेंडिचर देखते थे, या हम प्रोड्यूसर का प्लांट एक्सपेंडिचर देखेंगे। तो AS रेफर्स टू प्लांट प्रोडक्शन डिजायर बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि प्रोड्यूसर ने एक साल के दौरान, अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो भी अपना टोटल प्लांट प्रोडक्शन किया है, टोटल प्लांट प्रोडक्शन या टोटल डिजायर प्रोडक्शन किया है, दैट इज नोन एज AS, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी होता है। AS का मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। देखिए बेटे, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम ने हमें क्या बताया था कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। क्या कहलाता है ये, वैल्यू एडिशन इन इकोनॉमी, ठीक है बेटे, ये नेशनल इनकम ने हमें बताया था। देखिए नेशनल इनकम में 3 मेथड है आपके, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। तो नेशनल इनकम ने आपको एक चीज बताई थी कि वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी इज इक्वल टू इनकम जनरेशन। क्या होता है, इज इक्वल टू इनकम जनरेशन। और जो इनकम आपके पास आई थी उसे हम क्या कर देते थे, खर्च कर देते थे, ठीक है। तो अब बेटे जो नेशनल इनकम ने आपको बताया, वहां से अब आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उठाना है जो बार बार आपके यहां पर यूज होगा, और उस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को अभी अंडरलाइन कर लीजिएगा। वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, प्लांट प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द इकोनॉमी, और प्लांट प्रोडक्शन किसके इक्वल होता है, AS के इक्वल। यानी वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी को हम क्या कह सकते हैं, AS। क्या कह सकते हैं, AS। और इनकम जनरेशन को हम क्या कहते हैं, Y। तो बेटे अब आपको एक चीज पता लग गई होगी बेटे, और इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में AS इज ऑलवेज इक्वल टू Y। AS और इनकम दोनों एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपके पास आ गया, मैं इसे कंक्लूजन का नाम ले देता हूं बेटे। इस कंक्लूजन को आपको इजीली ध्यान रखना है, जब लाइव सेशन करेंगे तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि AS किसके इक्वल होते हैं बेटे। तो AS इज इक्वल टू होते हैं Y, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो AS की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, AS रेफर्स टू प्लांट प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, या फिर इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। नेशनल इनकम ने आपसे बताया था फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, और वैल्यू एडिशन से क्या होता है, इनकम जनरेशन होता है। सो वैल्यू एडिशन को हमने नाम दे दिया AS, इनकम जनरेशन को नाम दे दिया Y। सो AS इज इक्वल टू Y। AS किसके इक्वल होता है, Y के इक्वल होता है। एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखिएगा, इट शुड बी नोटेड दैट AS रेफर्स टू प्लांट प्रोडक्शन। AS का मतलब यहां हमेशा प्लांट प्रोडक्शन से है, एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल आउटपुट से नहीं है। सो AS रेफर्स टू प्लांट प्रोडक्शन और डिजायर प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। प्रोड्यूसर ने एक साल के अंदर बेटे जितना भी प्लांट किया है कि मैं इतना प्रोडक्शन करूंगा और इतने को बेचूंगा, या डिजायर्ड प्रोडक्शन जो उसका है उसे हम क्या कहेंगे, AS कहेंगे। यहाँ AS का मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल आउटपुट से ना होकर, एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल आउटपुट से ना होकर प्लांट प्रोडक्शन या प्लांट आउटपुट या डिजायर्ड आउटपुट से है, ठीक है। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ AS जो मैंने आपको बता दिया। अब हम आ जाते हैं AS शेड्यूल पर बेटे, ठीक है, AS शेड्यूल पर आ जाते हैं। तो AS शेड्यूल आपको क्या बताएगा, AS शेड्यूल आपको AS का बिहेवियर एक्सप्लेन करेगा। AS का बिहेवियर बेटे विद रिस्पेक्ट टू इनकम, किसके रिस्पेक्ट में, इनकम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, इनकम के रिस्पेक्ट में। जैसे आपने AD का बिहेवियर पढ़ा था इनकम के रिस्पेक्ट में, उसी तरह आप AS का बिहेवियर पढ़ोगे इनकम के रिस्पेक्ट में। और अभी अभी मैंने बताया AS इज इक्वल टू Y, यानी कि AS किसके इक्वल होता है, इनकम के इक्वल होता है। जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है, ऑल प्रोडक्शन
कन्वर्टेड इनटू इनकम। पूरा का पूरा प्रोडक्शन, पूरा का पूरा वैल्यू एडिशन इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। तो एएस का शेड्यूल पढ़ते समय बेटे दो कंपोनेंट आपको एएस लेना है और साथ ही साथ वाई लेना है। दो कंपोनेंट आपको उठाने हैं, एएस और वाई, ठीक है। वाई मुझे पहले लिखना पड़ेगा बेटे, इसके बाद में एएस लिखूंगा, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई, तो व्हेन इनकम इज जीरो बेटे, ठीक है, जब इनकम जीरो होते हैं तो सप्लाई भी आपकी क्या होती है, जीरो होती है। सप्लाई भी हमारी क्या होती है, जीरो भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इनकम अगर 50 है बेटे तो सप्लाई भी आपकी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी बेटे। इनकम अगर आपकी 100 है तो सप्लाई भी आपकी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी बेटे। इनकम आपकी 150 है तो सप्लाई भी कितनी हो जाएगी, 150। अगर इनकम आपकी बेटे 200 है तो सप्लाई भी कितनी हो जाएगी, 200। मैंने एक चीज आपको बताई थी बेटे लास्ट वीडियो में कि इनकम को हमेशा एक सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करना बेटे। यहाँ मैंने प्रोपोर्शन 50 चुना है, तो इनकम को एवरी टाइम आप 50 से ही इंक्रीज करोगे। तो एक बार फिर से देखिए, इनकम जीरो पर जीरो, एएस जीरो होते बेटे, बिकॉज एएस इज इक्वल टू वाई। इनकम ही जीरो है तो सप्लाई क्या करोगे आप, जीरो, ठीक है। इनकम 50 होते बेटे तो एएस कितनी हो जाएगी, 50 अगेन, ठीक है। इनकम 100 है तो एएस भी 100, 150 बेटे, 200 एंड 200। अब देख लीजिए एएस कर्व, वेरी इजी बेटे, बहुत सिंपल, बहुत इजी है एएस कर्व, ठीक है। देख लीजिए, this is x axis and this is y axis, this is x axis and this is y axis, yes, okay, that is the origin। यहाँ हम बेटे इनकम डिनोट करते हैं, यहाँ हम एएस डिनोट करते हैं। आपको ध्यान रखना है एक्स एक्सिस पर आपको वाई यानी इनकम लिखनी है और वाई एक्सिस पे आपको एएस डिफाइन करनी है। ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। देखिए इनकम 50, एएस भी 50 बेटे, इनकम 100, एएस भी 100 बेटे, 150 अगेन बेटे, और 200 तो 200, ठीक है, 200 तो 200। स्टार्टिंग विद ओरिजिन बेटे, इनकम का हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होती है, 45 डिग्री एंगल पर बचनी है। लास्ट वीडियो में बताया था बेटे मैंने 8 डिग्री, जब मैं वाई के साथ रिलेशनशिप बताया था तो मैंने कहा था कि जो इनकम कर्व होती है दैट इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन विद अ 45 डिग्री एंगल लाइन। तो यहाँ भी ये इनकम कर्व या एएस कर्व बेटे, एएस और इनकम दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, एएस इज इक्वल टू वाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक है। तो 50 थी तो बेटे 50, 100 थी तो बेटे 100, 150 थी तो 150 और 200 थी तो 200। आप देखोगे इट इज अ 45 डिग्री एंगल लाइन, एक 45 डिग्री एंगल लाइन बेटे बन जाती है आपकी, ठीक है। ये 45 डिग्री एंगल पर बनेगी वेयर ए एस इज इक्वल टू वाई, ठीक है बेटे, ए एस वाई की इक्वल होती है। तो ए एस मैंने आपको बताया, ए एस यानी एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू प्लांट प्रोडक्शन या डिजायर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। एक साल के दौरान जो प्रोड्यूसर बेटे प्लांट प्रोडक्शन करता है, डिजायर्ड प्रोडक्शन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एएस कहते हैं। इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से बेटे वैल्यू एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन से इनकम का जनरेशन होता है। दैट इज व्हाई एएस इज इक्वल टू वाई। एएस किसके इक्वल होती है, वाई के। फिर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बेटे, एएस का मतलब ये हमेशा प्लांट प्रोडक्शन या डिजायर्ड प्रोडक्शन से है, एक्चुअल प्रोडक्शन से नहीं होता। एक्चुअल प्रोडक्शन का बेटे डेटा हमारे पास अवेलेबल एक्चुअली में नहीं होता, क्योंकि ब्लैक में भी कोई प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए ये प्लांट प्रोडक्शन होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं होता। फिर हमने आपके सामने एएस शेड्यूल बताया जो कि किस पर डिपेंड है, एएस इज इक्वल टू वाई, कंक्लूजन पर डिपेंड है। वाई हमने लिया, एएस हमने लिया, दोनों एक दूसरे के सेम रहेगा बेटे, एक एएस कर्व हमने बना दी। देखिए बेटे अभी मैंने बात को बताया एएस शेड्यूल और एएस कर्व के बारे में। एएस शेड्यूल किस पर डिपेंड होता है, वाई इज इक्वल टू एएस पर, ठीक है। और एएस कर्व या सप्लाई कर्व या इनकम कर्व आप बोल लीजिए किससे पास होते बेटे, 45 डिग्री एंगल से पास होकर बनाई जाती है। सो एएस इज इक्वल टू वाई। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखिएगा रिलेटेड टू इनकम और सप्लाई। तो पहला ऑब्जर्वेशन बेटे, आइडेंटिटी बिटवीन वाई एंड एएस शोज दैट द प्रोड्यूसर आर रेडी टू सप्लाई व्हाटएवर, ठीक है। सो आइडेंटिटी बिटवीन, देखिए इसको वेरी इंपॉर्टेंटली, बिटवीन Y एंड S, AS। तो बेटे Y और AS दोनों एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है, यानी एक दूसरे के समान है, समान है बेटे, Y इज इक्वल टू S। इट शोज दैट, ये क्या शोज करता है देखिए, इट शोज दैट प्रोड्यूसर्स आर रेडी, ठीक है, प्रोड्यूसर्स आर रेडी
टू सेल whatever quantity they have at same price. तो बेटे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो प्राइस तो हम कॉन्स्टेंटली लेकर चलेंगे, इनकम डिपेंड करता है बेटे, इनकम इंक्रीज होगी सप्लाई इंक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज होगी सप्लाई डिक्रीज होगी। तो एस और वाई एक दूसरे के इक्वल है बेटे। ये आपको बताता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं इन द इकोनॉमी की, ही इज रेडी टू सेल, बेचने के लिए एकदम तैयार है, वट एवर क्वांटिटी दे हैव, जितनी भी क्वांटिटी उनके पास है बेटे, जितना भी स्टॉक का रिजर्व उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, ही इज रेडी टू सेल वट एवर क्वांटिटी दे हैव एट सेम प्राइस बेटे। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन आपका आ चुका है कि प्रोड्यूसर के पास जितनी भी क्वांटिटी है, ही इज रेडी टू सेल वट एवर क्वांटिटी दे हैव। अब आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाई ही इज रेडी टू सेल ऑल क्वांटिटी बेटे, व्हाई ही इज रेडी टू सेल ऑल क्वांटिटी। भाई वो सारी क्वांटिटी क्यों बेचना चाहता है, वो क्यों फ्यूचर के लिए नहीं रखना चाहता, वो क्यों नहीं चाहता कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाए और मैं ज्यादा मुनाफा कमाऊं। बेटे प्राइस बढ़ते हैं, कंज्यूमर को नुकसान होता है, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होता है, बट वो सेम प्राइस पर सारा माल बेचना चाहता है। क्यों, व्हाई, बिकॉज एक ही इसका आंसर है और इस आंसर को ध्यान रखिएगा, आंसर लिख देता हूं मैं, बिकॉज देयर इज excess capacity in the economy, because there is excess capacity in economy। अब आप कहोगे ये एक्सेस कैपेसिटी एक नया वर्ड आ गया जो कि हमें नहीं पता बेटे। एक्सेस कैपेसिटी वेरी सिंपल पॉइंट, एक्सेस कैपेसिटी का मतलब होता है कि आप व्हाटएवर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना चाहो कर सकते हो, एक्सेस कैपेसिटी है। मैं अगर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहूं बढ़ा सकता हूं। व्हाई, क्यों बढ़ा सकते हो, बिकॉज देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो एक्सेस कैपेसिटी को आप लिंक कर सकते हो बिकॉज देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है बेटे, अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। ठीक है बेटे, तो कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट ना होकर बेटे अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। तो जब भी मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, मैं 2-4 लेबर को उठा के ले आऊंगा अपने पास फैक्ट्री के अंदर और उनसे काम करा लूंगा और अपना प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा, डिमांड बढ़ने पर बेटे। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब होता है कि डिमांड बढ़ने पर, एडी इंक्रीज होने पर हम एएस को भी इंक्रीज कर दें और एडी डिक्रीज होने पर बेटे हम एएस को भी डिक्रीज कर दें। कैसे बेटे, एडी को कैसे बढ़ाओगे, बाय एम्प्लॉइंग मोर पर्सन, बाय एम्प्लॉइंग मोर पीपल या मोर पर्सन, ज्यादा लोगों को काम देके बेटे। एडी को कैसे, ठीक है, एडी का मोर, एएस को कैसे घटाओगे बेटे, बाय रिमूविंग पीपल फ्रॉम द जॉब। बेटे लोगों को जॉब से हटा देंगे और अपना एएस को डाउन कर लेंगे। अब इस लॉकडाउन में हो क्या रहा है बेटे, क्योंकि डिमांड तो हो नहीं रही है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का जॉब नौकरियां छूट रही है बेटे, क्योंकि कंपनियों के पास स्टॉक ही नहीं आ रहा, आगे से ऑर्डर ही नहीं आ रहा, तो बनाए क्या बेटे। ठीक है, तो जितनी डिमांड है बेटे उस हिसाब से हम अपनी सप्लाई को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये है एक्सेस कैपेसिटी का मतलब बेटे। ठीक है, फिर एक बार बताता हूं कि व्हाई प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल ऑल क्वांटिटी, क्यों वो सारी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने अज्यूम किया बेटे देयर इज अ एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, यानी देश के अंदर एक्सेस कैपेसिटी है, बहुत सारे लोग हैं जो अभी अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार हैं। तो अगर मुझे बेटे डिमांड बढ़ने पर सप्लाई को बढ़ाना पड़ जाए तो मैं इजिली बढ़ा सकता हूं बाय एम्प्लॉइंग मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम देकर, या अगर डिमांड घट जाए तो बेटे इजीली मैं सप्लाई भी घटा सकता हूं, लोगों को रिमूव करके जॉब से हटाकर बेटे। डन। अब थर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाई देयर इज एक्सेस कैपेसिटी, एक्सेस कैपेसिटी क्यों है, ठीक है, क्यों एक्सेस कैपेसिटी है बेटे। तो देखो फिर से एक बार इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में पढ़ता हूं। पहले हमने माना वाई और एस एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, क्यों भाई, बिकॉज द प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल वट एवर क्वांटिटी दे हैव। फिर आपके पास क्वेश्चन आया कि प्रोड्यूसर सारा का सारा माल क्यों बेच रहा है एक साथ ही, ठीक है, बिकॉज देयर इज एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है बेटे, ठीक है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो मैं सप्लाई भी बढ़ा दूंगा ज्यादा लोगों को काम देकर, अगर डिमांड घटेगी तो मैं सप्लाई भी घटा दूंगा लोगों को रिमूव करके। अब क्वेश्चन आता है एक्सेस कैपेसिटी क्यों मानी है, बिकॉज अब इसका आंसर देखिए, इट इज केन्जियन इकोनॉमिक्स। ये जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं बेटे, केन्जियन की इकोनॉमिक्स है। केन्जियन इज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, केन्जियन को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं। तो केन्जियन ने बेटे
एक ऐसी इकोनॉमी का एग्जांपल लिया है जो कि एक्सेस कैपेसिटी है। क्यों? क्योंकि केन्जियन की जो थ्योरी थी वो बेटे 1930 के समय आई थी। कब आई थी? 1930 में क्या आया था बेटे? ग्रेट डिप्रेशन आया था, महामंदी आई थी। महामंदी क्यों आई थी बेटे? क्योंकि जो इकोनॉमी, जो ग्लोबल इकोनॉमी, जो बड़ी इकोनॉमी थी, यूएस, यूके, जापान, रशिया, उन देशों में भी अनएम्प्लॉयमेंट था बेटे। क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब उसने ऑब्जर्व किया कि इतने बड़े बड़े देशों में ही अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है, बेरोजगारी फैला हुआ है, तो हम बेटे एक्सेस कैपेसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। यानी कि हम एक ऐसी इकोनॉमी मान लेते हैं जहां अगर आप सप्लाई बढ़ाना चाहो इजीली बढ़ा सकते हो लोगों को काम देकर, और जहां सप्लाई कम करना चाहो वहां कम कर सकते हो लोगों को जॉब पे से हटा के। तो क्यों एक्सेस कैपेसिटी बेटे? क्योंकि ये केन्जियन की इकोनॉमिक्स है। केन्जियन की इकोनॉमिक्स कब आई थी बेटे? 1930 में उन्होंने ये थ्योरियां लिखी थी। 1930 में क्या आया था? ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन में बेटे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी सभी देशों में। यूएस, जो ग्रेट यूएस है उसमें भी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट थी, इसीलिए केन्जियन ने अपनी स्टडी के अंदर बेटे एक्सेस कैपेसिटी का एग्जांपल लिया है। यानी कि जो प्रोड्यूसर है बेटे वो सेम प्राइस पर सारा माल बेच देगा, डिमांड बढ़ने पर सप्लाई बढ़ा लेगा और डिमांड घटने पर सप्लाई घटा देगा। देखिए बेटे, AD इज इक्वल टू C+I। 2 सेक्टर इकोनॉमी जब होती है, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी हमने पढ़ा है। 2 सेक्टर इकोनॉमी बेटे 2 ही साइड होती है, कंज्यूमर साइड और प्रोड्यूसर साइड। और हम अब जितने भी काम करेंगे बेटे वो 2 सेक्टर इकोनॉमी ही मान के चलेंगे। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में AD यानी एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट होते हैं? ओनली 2, यानी कि C+I। कितने कंपोनेंट होते हैं बेटे? ओनली 2 कंपोनेंट होते हैं, C+I, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। तो बेटे अब कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को आपको बारी बारी से अच्छे से स्टडी करना है बेटे, ठीक है? तो स्टडी करना है तो बेटे मैं पहले सी को कंफर्म कर लेता हूं, सी को डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। कंजप्शन फंक्शन, देखिए कंजप्शन फंक्शन, सबसे पहले तो आपको इस फंक्शन का मतलब पता होना चाहिए बेटे। 11th क्लास में भी बहुत बार पूछता था मैं फंक्शन का क्या मतलब होता है। तो फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप, द मैथमेटिकल रिलेशनशिप। तो मैं बता देता हूं फंक्शन का क्या मतलब होता है, रिलेशनशिप। तो बेटे सिंपल सी बात है, कंजप्शन फंक्शन की रिलेशनशिप देखनी हमें किसके साथ। तो पहले कंजप्शन फंक्शन की डेफिनेशन आपके सामने आ रही है, देखिए कंजप्शन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल या मैथमेटिकल बेटे, फंक्शनल और मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। तो बेटे कंजप्शन फंक्शन का मतलब होता है द रिलेशनशिप, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, ठीक है? तो कंजप्शन फंक्शन में आप बताओगे कंजप्शन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन एंड दैट रिलेशनशिप इज पॉजिटिव। और बेटे ये कैसी रिलेशनशिप होती है? पॉजिटिव होती है। कैसी रिलेशनशिप होती है? पॉजिटिव। इट मीन्स बेटे इफ y is increase, y का मतलब आपको पता होना चाहिए बेटे, y refers to income here. If y is increased यानी income is increased, consumption is also increase, ठीक है? तो बेटे अगर y बढ़ता है कंजप्शन भी बढ़ेगा, और अगर y घटता है तो कंजप्शन भी घटेगा। एंड इफ y decrease then consumption is also decrease। तो बेटे ये होता है कंजप्शन फंक्शन। सो कंजप्शन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप या मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन इनकम इज टर्म्स टू बी पॉजिटिव। बेटे पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है? इफ इनकम इज इंक्रीज, if income is increased consumption is also increased, and if income is decreased consumption is also decreased। let's look at table बेटे, एक टेबल मैं आपके सामने देख लेता हूं, ठीक है? इस टेबल को देखिएगा आप एक बार अच्छे से, ठीक है? इस टेबल को आप देखिएगा। तो बेटे मैं कंजप्शन शेड्यूल बनाने जा रहा हूं आपके लिए, ठीक है? इसको जरा ध्यान से देखिएगा। वैसे आपने जो बेटे AD शेड्यूल बनाया था कुछ उसी तरह का आपको देखने को मिलेगा, बस डिफरेंस ये है कि AD में C+I था और यहाँ पर हम केवल C के बारे में पढ़ रहे हैं बेटे, ठीक है? सो कंजप्शन शेड्यूल बनाने जा रहा हूं, एक साइड लिखूंगा Y और दूसरी साइड लिखूंगा C बेटे, C। अब वही ऑब्जर्वेशन जो हमने बेटे AD और Y में पढ़े थे, कुछ वही सिमिलर ऑब्जर्वेशन आपको Y और C में देखने को मिलेगा। इफ इनकम इज जीरो
इनकम अगर जीरो है तो क्या कंजप्शन भी जीरो होगी? सोच के देखिए, आपने कमाया कुछ नहीं लेकिन खाया तो कुछ ना कुछ होगा बेटे। आजकल लॉकडाउन में हो क्या रहा है, बहुत से लोगों को बेटे 4-4 5-5 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इनकम जीरो है तो उन्होंने खाया भी कुछ नहीं बेटे। हो सकता है कई इंस्टीट्यूशन, कई फर्में दे ही ना लोगों को सैलरी बेटे, ठीक है, बेचारे फास्ट सेविंग से खाएंगे या उधार लेके किसी से खाएंगे बेटे। 4-4 5-5 महीने हो रहे हैं आज के समय बेटे, लोग बड़े परेशान है बेटे, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को आ रही है बेटे, क्योंकि उन्हें इनकम नहीं मिल रही है, दे आर नॉट रिसीविंग द इनकम बेटे, ठीक है। तो सोच के देखिए, इनकम अगर जीरो भी हो गई तो ऐसा नहीं है कि आप खाना छोड़ दोगे, यू विल डू कंज्यूम समथिंग, कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे ही। सॉरी। तो कहने का मतलब है कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे, चाहे अपनी सेविंग से करो, पास सेविंग से, या बोरो करके उधार लेके करो बेटे। तो सिंपल सी बात है ये। अब जैसे ही इनकम बढ़ेगी बेटे, आप कंजप्शन भी बढ़ाना शुरू कर दोगे। मैंने पहले भी बताया था बेटे, इनकम और कंजप्शन को बेटे सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाना है। एक बार इनकम को बढ़ाने का जो प्रोपोर्शन आपने ले लिया, सेम वही रखना है, और उसी तरह एक बार जो कंजप्शन को बढ़ाने का प्रोपोर्शन रखोगे, सेम वही रखोगे। जैसे कि अगर मैं यहां पर बेटे इनकम को बढ़ाने का प्रोपोर्शन रख दूं 100, ठीक है, 200, 300, 400, इनकम तो मैंने बढ़ा ली बेटे 100 से। अब सोच के देखिए कंजप्शन कितने से बढ़ाऊं बेटे। कंजप्शन आप मन में डिसाइड कर लीजिए। देखिए, मैंने इनकम कमाई है 100 रुपए, हो सकता है कोई लोग इस 100 में से 80 खर्च करते हो, कोई लोग 100 में से 70 खर्च करते हो, तो जितना भी आप मानो बेटे हर बार सेम रखना है। मैं मान लेता हूं 80, कि हर बार आप 100 रुपए कमाते हो तो 80 खर्च करते हो, 20 जोड़ते हो, तो बेटे कंजप्शन को आप 80 से बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। तो 20 था, 80 करोगे कितना जाएगा 100, और 80 करोगा 180, और 80 करोगा 260, और 80 करोगे 340। तो बेटे इस तरह से अगर आपको बेटे मेन कंसेप्ट समझ आ गया तो आप ऐसी हजारों टेबल बना सकते हो। कोई ये रटी रटाई या बुक की टेबल लेने की जरूरत नहीं है बेटे। मैंने बता दिया, आपने इनकम जिस प्रोपोर्शन से बढ़ाई, ठीक है, और कंजप्शन जिस प्रोपोर्शन से बढ़ाए उसे हर बार सेम रखो। आप यहाँ 70 भी ले सकते थे बेटे, 70 से भी आप बढ़ा सकते थे कंजप्शन में, कोई डिफरेंस नहीं था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अगर 70 से बढ़ाओगे तो हर बार 70 से ही बढ़ाइए, 80 से बढ़ा रहे हो हर बार 80 से ही बढ़ाइए, 50 से बढ़ा रहे हो हर बार 50 से ही बढ़ाइएगा, उसे चेंज मत कीजिएगा। ये मत कीजिए एक बार 80 से बढ़ा रहे, एक बार 70 से, एक बार 60 से, गलत हो जाएगी टेबल बेटे बिल्कुल ही, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था कंजप्शन शेड्यूल। अब कंजप्शन करो और देख लीजिएगा, ठीक है। ये होता है एक्स एक्सेस, ये होता है वाई एक्सेस बेटे। यहाँ लिखूंगा कंजप्शन, यहाँ लिखूंगा इनकम, ठीक है, 0 0। इनकम मैंने बेटे 100 से बढ़ाई है, 100, 200, 300, 400, ठीक है। कंजप्शन बेटे, ठीक है, कंजप्शन मैंने 20 का डिफरेंस लेना पड़ेगा, 20, 40, 60, तो बेटे बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक है। मैंने थोड़ा डिफरेंस कम लेना था, चलो मैं 50 का रख लेता हूँ, 50, 100, 150, 200, 250, 300 और 350। अब देखिए जीरो लेवल पर इनकम कितनी थी 20, यानी कि बेटे जो कंजप्शन कर्व है वो ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होगी। ध्यान रखिएगा, जैसे एडी कर्व आपकी ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट हुई थी ना, उसी तरह आपकी कंजप्शन कर्व भी ऊपर से स्टार्ट होगी। फिर 100 पर कितनी हो जाएगी 100 बेटे, फिर 200 पर कितनी हो जाएगी 180 बेटे, 200 से थोड़ा नीचे, ठीक है। 300 पर कितनी हो जाएगी 260 बेटे, 250 से थोड़ा सा ऊपर, और 400 पे आपकी हो जाएगी 340 बेटे, ठीक है। तो इस तरह से, तो बेटे ये थी आपकी कंजप्शन कर्व जो कहां से स्टार्ट हुई है, ठीक है, ओरिजिन के ऊपर से। अब आपको चाहिए इनकम कर्व जो कहां से स्टार्ट होगी बेटे, ओरिजिन से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से, इनकम कर्व वाई कर्व। तो बेटे इस तरह से ये पॉइंट हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है c, y इज इक्वल टू क्या है c, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। तो बेटे ये था आपका कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन आपको बताता है द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। ये रिलेशनशिप बेटे पॉजिटिव होती है इफ इनकम इज इंक्रीज, कंजप्शन इज आल्सो इंक्रीज। ये रहा आपका कंजप्शन शेड्यूल, ये रही आपकी कंजप्शन कर्व। थैंक यू वेरी मच।